गाइस, आज हमारी ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है, यानी कि ट्वेल्थ क्लास की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है। आज उसकी हमारी थर्ड क्लास है और आज हमारी थर्ड क्लास में ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो टॉपिक हमने जो कंसल्ट किया था वो क्या था? प्रकृति का मानवीकरण। और आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे ये हैं, मानव का प्राकृतिकरण। जिस प्रकार हमने प्रकृति का मानवीय रूप बनाया था उसी प्रकार अब हम मानव का प्राकृतिकरण देखेंगे कि उसने अपने मानव ने नेचर के अनुसार अपने आप को कैसे डाल लिया था। और अब क्या करेंगे कि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार कैसे डाल लिया। पहले वाली स्टेज में तो मानव खुद डला था प्रकृति के अनुसार, और दूसरी स्टेज में क्या किया है, अब प्रकृति को मनुष्य ने अपने अनुसार ढाल लिया है। ठीक है। महत्वपूर्ण विचारधाराएं जैसे पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभावनावाद, नव निश्चयवाद। बेटे ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी ये चीज। ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल तथा पारदेशिक भूगोल। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव भूगोल के उपक्षेत्र। ये मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हमारी शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है मानव का प्राकृतिकरण। तो अगर इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मानव का प्राकृतिकरण का मतलब क्या है कि मनुष्य आरंभिक अवस्था से ही क्या करता है, नेचर की पूजा करता है, नेचर की गोद में रहता है। ठीक है। तो जब कभी आदि मानव को लगता था, आदि मानव नेचर की पूजा करता था, जब उसको ये लगता कि नेचर मुझसे नाराज है, तो जब बिजली कड़कती या तेज बारिश हो जाती तो आदि मानव ये मानता था कि नेचर उससे क्या हो गया, नाराज हो गया है, गुस्सा हो गया है, और वो अपना क्रोध किस प्रकार व्यक्त कर रहा है, नेचर किस प्रकार अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है, बिजली कड़का के, ठीक है, मूसलाधार बारिश करके क्या कर रहा है, वो नेचर गुस्सा निकाल रहा है मनुष्य में। ऐसा उसकी सोच थी। अब क्या है, मानव का प्राकृतिकरण हम एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। ये है एक बेंदा नामक एक व्यक्ति है, जो इसका नाम क्या है, बेंदा, और ये मध्य प्रदेश के एक जंगल में रहता था। अबूझमाड़ नामक जंगल में ये क्या करता था, रहता था। ठीक है। सपोज करो ये है, जंगल इसका क्या है, निवास स्थान है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर ये क्या करेगा, कृषि करेगा, यही रहेगा, सारे कार्य यही करेगा। ठीक है। अब देखो, जब ये जो बेंदा व्यक्ति है, बेंदा नामक जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो एक जंगल में रहता है। जंगल में ही रहना, खेलना कूदना, कृषि कार्य करना या और कोई कार्य करना, वो सब क्या करता था, ये जंगल में ही करता था। ठीक है। तो जो ये बेंदा था वो पूरी तरह क्या था, नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है। इसी प्रकार जो बेंदा के जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग करते थे। वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, वस्तु के बदले वस्तु। ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तु ली जाए वो क्या होती है, बदले, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है। और ये करते, जो बेंदा व्यक्ति थे इसके पूर्वज करते थे स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम खेती भी कहा जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है कृदन एवं दहन प्रणाली। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, कृदन एवं दहन प्रणाली भी स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है कि समय परिवर्तन होता रहा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल आधुनिक काल की बात अगर हम करें तो अब क्या है, मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। क्या किया, जैसे नेचर हमको क्या दे रहा है, गर्मी दे रहा है। अब इस समय क्या चल रही है, गर्मियां चल रही हैं, तो नेचर तो गर्मी दे रहा है, लेकिन हमें जब ज्यादा गर्मी लगती है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार फैन चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, ज्यादा ही गर्मी लगे तो एसी चला लेते हैं।
तो नेचर तो गर्मी दे रहा है, लेकिन हमने उसको अपने अनुसार ढाल लिया है, यानी कि नेचर में परिवर्तन कर लिया अपने अनुसार। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मानव का प्राकृतिकरण हो गया है। ठीक है, प्रकृति का मानवीय रूप हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमने समझ लिया कि मानव का प्राकृतिकरण, मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है। ठीक है, यानी कि और प्रकृति का इस प्रकार प्रयोग किया कि उसका क्या हो गया है, मानवीयकरण रूप हो गया है। अब मानव का प्राकृतिकरण ये हो गया है। अब महत्वपूर्ण विचारधाराओं के बारे में हम बात करेंगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखो बेटा, मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था। हमने देख लिया कि जो आदि मानव व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, प्रारंभिक अवस्था से ही प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। इसी को क्या कहेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। सेकंड जो विचारधारा है वो है संभावनावाद। धीरे धीरे व्यक्ति ने प्रकृति को नियमों को समझा कि प्रकृति हमें क्या देना चाहती है या किस प्रकार हम प्रकृति के अनुसार रहें। ठीक है, उन प्रकृति के नियमों को समझकर उसने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। जैसे अभी मैंने बात की, जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तभी उसने क्या क्या बना दिए, एसी वगैरह बना दिए, कूलर वगैरह बना दिए। ठीक है, नेचर के नियमों को समझकर। फिर है एक नवनिश्चयवाद। मनुष्य प्रकृति है ना, वो पूर्ण निर्भरता और प्रकृति के अति दोहन, इन दोनों का क्या करता था, निषेध करता है और एक मध्य मार्ग अपनाने की कोशिश करता है। यानी कि मध्य मार्ग अपनाए, या इसको दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकृति मनुष्य को विकास की काफी अवसर देती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य अपना विकास कर ले, इसके लिए नेचर हमें बहुत सारे अवसर देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मनुष्य एक सीमा तक ही उसका प्रयोग कर पाता है। ठीक है, और इस जो संभावना है ना, उसका विरोध किया है ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर एक भूगोलवेत्ता है जिसने संभावनाओं का क्या किया है, संभावनावाद का विरोध किया है, और इसने एक नया रास्ता अपनाया है जिसको कहा है नवनिश्चयवाद। इसने एक अपनी परिभाषा के आधार पर यह भी कहा है कि जो मनुष्य है वो क्या है, मतलब जो भूगोलवेत्ता है वो एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करे, ना कि प्रकृति की अवहेलना या प्रकृति का जो विरोध है उसके रूप में कार्य करे। ठीक है, तो इसने समर्थन दिया है नवनिश्चयवाद का। नवनिश्चयवाद का एक नंबर का भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि नवनिश्चयवाद किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये तीनों डेफिनेशन कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आती है बात क्रमबद्ध भूगोल तथा पारदेशिक भूगोल। अब इसमें जैसे नाम से संबंधित हो रहा है क्रमबद्ध भूगोल, यहाँ इसमें क्या किया जाता है बेटे, इसमें ये किया जाता है किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक जो भी एक तरह से तत्व होते हैं उन सब का अध्ययन करना, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना कहलाता है क्रमबद्ध भूगोल। इसी प्रकार अगर बात करें हम पारदेशिक भूगोल की, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें राजनीतिक भूगोल, राजनीति से संबंधित जो भी जितने भी अध्ययन होते हैं वो आते हैं पारदेशिक भूगोल में। तो इस प्रकार हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब मानव भूगोल के जो उपक्षेत्र हैं उनमें बेटे हम क्या देखते हैं, उनमें हम देखते हैं कि मानव, सबसे पहले तो डेफिनेशन कि भाई मानव भूगोल होता क्या है। तो जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी उसमें क्या हमने देख लिया, जो आप पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने बता दिया, पहले वाली क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया कि मनुष्य और नेचर या प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति का जो आपस में इंटर रिलेशन है वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। उसके उपक्षेत्र यानी कि हम किस आधार पर उसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो सामाजिक भूगोल, अब जैसे समाज में क्या क्या चीजें आती हैं, खेत भी आते हैं, कारखाने, सड़क, पुल, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आते हैं, सामाजिक भूगोल। जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो हम इन चीजों का भी अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, देशों के आपसी संबंध या यूं कह लो कि स्थानीय संबंध, इनमें आपस में क्या संबंध है वो क्या कहलाएगा, हमारा राजनीतिक भूगोल कहलाएगा। इसी प्रकार
आवास भूगोल, उसमें क्या आएगा, नगरीय और जो नगरीय बस्तियां हैं और जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आवासीय भूगोल कहलाएगा। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर या जन्म वृद्धि, मृत्यु वृद्धि, ठीक है, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर हमें पता है कि एक वर्ष में 1000 जो शिशुओं ने जन्म लिया उसमें से कितने जीवित रहे, वो जन्म दर। इसी प्रकार 1000 शिशुओं पर, 1000 मनुष्य पर जितने व्यक्ति मरे उनकी क्या है, मृत्यु दर। और यह प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्प्रवास और एक होता है आप्रवास। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना उत्प्रवास, यानी कि इस व्यक्ति के लिए जो जगह छोड़ी गई वो उत्प्रवास है, और इस व्यक्ति के लिए जो जहां पर ये पहुंचा है वो क्या है, आप्रवास है, उनके लिए वो क्या है, आप्रवास है, ठीक है। और इस प्रकार जब लास्ट पॉइंट हमारा आता है आर्थिक भूगोल, यानी कि उत्पादन, कितना हमने उत्पादन किया, कितना वितरण किया, और विनिमय, कौन सी मुद्रा का प्रयोग हमने किया। इस प्रकार ये मानव भूगोल के उच्चतर समाप्त होते हैं और हमारा जो अध्याय है इस प्रकार पूरा होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्लीज साथ साथ अपने नोट्स बनाइए ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती चली जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।